गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज ये 6th क्लास की जो हिस्ट्री हमारी चली हुई थी उसका लास्ट चैप्टर है। ठीक है, लास्ट चैप्टर है ये हमारा। आज जो है हिस्ट्री 6th क्लास की हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी। कल से हम जो है उसकी 7th क्लास की हिस्ट्री शुरू कर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लगभग 1500 वर्ष पूर्व बने महरौली के लोह स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगी है। यह अद्भुत लोह स्तंभ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली या आंध्र प्रदेश? तो लोह स्तंभ कहाँ पे स्थित है? ये दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। एक सेकेंड। जो लोह स्तंभ है वो कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ठीक है, व्याख्या देखेंगे। महरौली का लोह स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है। उसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इस पर खुदे अभिलेख से इनके बनने के समय की जानकारी मिलती है। इसमें चंद्र नामक एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। कौन से वंश के थे? गुप्त वंश के। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। ठीक है, जो वहाँ पे जो लोह स्तंभ है उसकी ऊंचाई कितनी है? 7.2 मीटर और उसका वजन कितना है? 3 टन से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड। स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पे हमें अंडरलाइन करना है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। स्तूपों में सजावट के लिए रखा जाने वाला गोल धातु का डिब्बा धातु मंजूषा कहलाता है। स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा हेतु बना वर्ताकार पथ प्रदक्षिणा पथ कहलाता है। प्रदक्षिणा पथ को रेलिंग से घेर दिया जाता है तथा इसे वेदिका कहा जाता है। तो जो ऑप्शन बी है वो हमारा गलत हो जाएगा। तो उन्होंने पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। जो सही नहीं है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। जो धातु के डिब्बे होते थे उसमें जो है सजावट की चीज़ें नहीं रखी जाती थी। जो बुद्ध होते जो मतलब कौन होते थे? बुद्ध अनुयायी होते थे, उनके अवशेष रखे जाते थे। व्याख्या देखेंगे। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। स्तूप आकार में कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे होते हैं। सभी स्तूपों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष अथवा उनके द्वारा प्रयुक्त कोई भी चीज़ एक डिब्बे में रख दी जाती थी जिसे धातु मंजूषा कहते थे। स्तूप प्राय इन्हीं धातु मंजूषा के ऊपर रखा जो है एक मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीलों को ईंटों से ढक दिया जाता था। इसीलिए जो है कथन बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। कथन सही है। ठीक है, वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। उदाहरण, अमरावती से लगभग 2000 वर्ष पूर्व के प्राप्त स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। स्तूप निर्माण में राजा के अलावा व्यापारी, कृषक, श्रमिक की भी योगदान देते थे। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिक ने संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया था। क्वेश्चन थर्ड है हमारा, पूर्व मध्यकालीन आरंभिक हिंदू मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग मंडप होता था। मंदिरों में गर्भगृह नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग एकत्रित होते थे। गर्भगृह के ऊपर कोई जो है ऊंचाई तक निर्माण नहीं किया जाता था जिसे शिखर कहा जाता था। मतलब एक निर्माण किया जाता था ऊंचाई तक, उसे शिखर कहा जाता था। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं ये बताना है। केवल एक, केवल दो, दो और तीन, केवल तीन, एक, दो, तीन। तो इसमें से एक सेकंड। हाँ देखिए, मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग मंडप नहीं होता था, ये गलत हो जाएगा। मंदिरों में गर्भगृह नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहाँ लोग एकत्रित होते थे। तो गर्भगृह क्या होता था? गर्भगृह होता था जहाँ पे जो मेन मूर्तियाँ होती हैं पूजा करने के लिए, पूजा करने का जो स्थान होता है, मेन मूर्तियाँ जहाँ रखी जाती हैं उसको गर्भगृह कहा जाता है। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। गर्भगृह के ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था जिसे शिखर कहा जाता था, कहते थे, अभी भी कहते हैं। ठीक है, जैसे मंदिरों का निर्माण होता है ना ऐसे, तो जो ये वाली जगह है इसको शिखर कहा जाता है। ठीक है, चलिए
व्याख्या देखेंगे। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी देवता विष्णु, शिव, दुर्गा आदि को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहितों धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। गर्भगृह को पवित्र स्थान दिखाने के लिए अक्सर उसमें उसके ऊपर शिखर बनाए जाते थे। उदाहरण भीतरगांव के मंदिर देखे थे ना हमने, जब हमने थोड़ी क्लासेस करी थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। तो जहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे वो कौन सी जगह थी? मंडप। ठीक है, उसको सभागार भी कहा जाता था। अतः केवल 3 कथन सही है। आरंभिक हिंदू मंदिरों में भीतरगांव के मंदिर लगभग 1500 वर्ष पूर्व, महाबलीपुरम के एकास्मिक मंदिर, एहोल का दुर्गा मंदिर लगभग 1400 वर्ष पूर्व आदि पर जो है बहुत प्रसिद्ध हैं। एकास्म मंदिर की विशेषता है कि इन्हें एक ही विशाल शिलाखंड को ऊपर से नीचे की ओर तराश कर बनाया गया है। जैसे कोई एक पत्थर है, उसको मतलब उस आकृति में शेप दे दे के काट काट के ऐसे जो है मंदिर बनाए गए हैं। क्वेश्चन 4 है, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हम नहीं को अंडरलाइन कर लेंगे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। इनमें पूजा विधियों के साथ साथ संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ की जाती थी। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए थे, जिससे सब उन्हें सुन या समझ सके। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे पुराणों को जो है नहीं सुन सकते थे। तो ये यहीं पे हमारा गलत हो गया, क्योंकि वो क्योंकि वो वेद तो नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन पुराणों को वो सुन सकते थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। देखेंगे, कथन ए बी सी सही है, परंतु डी गलत है, क्योंकि स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराणों को सुन सकते थे। पुराणों का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। ये पूर्व मध्यकाल में लिखे गए। कब लिखे गए? मध्यकाल में। क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुराणों के संकलन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है व्यास, उग्रश्रवा, लोमहर्ष या मंखक। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। मंखक जो है पुराणों के संकलन से संबंधित नहीं है। बाकी व्यास, उग्रश्रवा या लोमहर्ष जो है ये पुराणों से संबंधित है। पुराणों की कुल संख्या 18 है, परंतु मत्स्य पुराण में लिखा है कि यह पहले पुराण एक ही था, उसी से अन्य सभी पुराण निकले हैं। ब्राह्मण पुराण के अनुसार वेदव्यास ने पुराण संहिता का संकलन किया। विष्णु पुराण से पता चलता है कि व्यास ने अपनी पुराण संहिता अपने शिष्य लोमहर्षण को दी थी। उग्रश्रवा लोमहर्ष के पुत्र थे। ये भी पुराणों के संकलन से जुड़े थे। मंखक कश्मीर के एक संस्कृत महाकवि थे। श्री कंठ रचित महाकाव्य तथा मंखकोश इसकी रचना है। पुराणों के संकलनकर्ताओं में से एक व्यास द्वारा भी महाभारत का संकलन किया गया है। महाभारत का लेखन लगभग 1500 वर्ष पूर्व किया गया था। महाभारत कब लिखी गई? 1500 वर्ष पूर्व। क्वेश्चन 6 है हमारा, आर्यभट्टम ने लेखक आर्यभट्ट निम्नलिखित में से किससे जो है संबंधित है? ज्योतिष, खगोल, गणित। नीचे दिए गए कोड को की सहायता से चयन करना है। केवल एक और तीन, 2 और 3, 1, 2, 3। तो ये आर्यभट्ट नामक किताब किसने लिखी थी? आर्यभट्ट ने। ये किससे संबंधित है? खगोल से। ठीक है, खगोल शास्त्री थे ये। तो केवल एक सेकेंड, 1 और 3 खगोल। 1 सेकेंड, तो क्षमा चाहूँगी, ये तीनों चीज़ों से जो है संबंधित थे। ज्योतिष भी थे, ये खगोल शास्त्री भी थे और गणित से भी संबंधित थे। तो जो ऑप्शन डी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार व्याख्या देख लेंगे। गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। ये एक महान ज्योतिषविद भी थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में जो है वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी
विधि ढूंढ निकाली जो लगभग उतनी ही सही है जितनी आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। तीनों चीज़ें हमारी सही है। जो आर्यभट्ट है वो ज्योतिषी भी थे, खगोल शास्त्री भी थे और गणित के उसमें भी उन्होंने काम किया। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 है, शून्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति पहले यूरोपियों द्वारा अपनाई गई और उसके बाद पूरे अरब में फैल गई। थर्ड है, रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। तो जो ऑप्शन बी हमारा है 1 और 3, भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया था, ये चीज़ ठीक है। ठीक है, और थर्ड कौन सा है, रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर ही गिनती किया करते थे। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 1 और 3 कथन सही है परंतु 2 गलत है, क्योंकि गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई थी, तब यूरोप में फैल गई। अन्य अंकों का प्रयोग पहले से ही होता था। क्वेश्चन 8 है, कागज का आविष्कार निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था। ये तो इजी है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा भारत, चीन, अरब या यूरोप, तो जो चीन है वहाँ पे कागज का आविष्कार सबसे पहले किया गया था। बहुत सालों तक जो है चीन ने इस आविष्कार को छिपाए रखा था, लेकिन धीरे धीरे ये हर जगह पे फैल गई। देखिए कागज का आविष्कार लगभग 1900 वर्ष पूर्व चीन में लून नाम के एक व्यक्ति ने किया। लगभग 1400 वर्ष पूर्व यह तकनीक कोरिया तक पहुंची। इसके तुरंत बाद ही जापान तक फैल गई। लगभग जो है 1800 वर्ष पूर्व यह बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली। इस उपमहाद्वीप में कागज की जानकारी बगदाद से ही आई है। तो चलिए स्टूडेंट, ये आज का जो चैप्टर है यहीं पे समाप्त होता है और क्लास 6 की जो हिस्ट्री है वो भी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।